हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। और आज हम केमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसकी आज एक क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन को इस क्लास में आज सॉल्व करेंगे और मान के चलना इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और साथ ही साथ आपके काफ़ी बड़े डाउट भी क्लियर होंगे। तो पिछले काफ़ी दिनों से मेरा प्रयास था आपके सामने अच्छे केमिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आने का, लेकिन आपको ही पता है लगातार पैरामेडिकल की और फार्मेसी का रिजल्ट आ गया। इसके बाद आपके एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो गई, तो उसमें बिजी होने की वजह से बायो के अलावा केमिस्ट्री और फिजिक्स के क्वेश्चन मैं आपके सामने नहीं रख पाया। और आज इस लाइव क्लास के द्वारा मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रखने जा रहा हूँ। बच्चों, बिल्कुल ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सेलेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए एक बार इस क्लास को शेयर कर दो आप अपने दोस्तों के साथ। फिर आज शुरू करते हैं ये क्वेश्चन सीरीज। और मेरे दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि कहा था कि मैं नई क्वेश्चन बैंक आपके सामने लेके आ रहा हूं, तो ये क्वेश्चन बैंक के ही प्रश्न है, आप मान के चलें। एक तरह से ये आपके लिए क्वेश्चन नई बैंक है, ठीक है ना। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने यदि अभी तक हमारी टीम से मॉडल पेपर नहीं लिए हैं, क्वेश्चन बैंक नहीं लिए है, तो तुरंत आप 9828721229 मेरे दोस्तों इस नंबर पे आपको 99 रुपये गूगल पे, फोन पे या पेटीएम करना है। आप खुद कर सकते हैं, किसी और से भी करवा सकते हैं, और फिर आप अपने व्हाट्सएप नंबर से मुझे मैसेज कर दें। मैं तुरंत आपके ऊपर मॉडल पेपर की, क्वेश्चन बैंक की मेरे दोस्तों पीडीएफ डाल दूंगा, और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। और हर एक प्रश्न का इसी प्रकार से आंसर दिया हुआ होगा, हर एक ऑप्शन को बिल्कुल व्यवस्थित समझाया हुआ होगा। आपकी मदद की हमें बेहद जरूरत है मेरे दोस्तों। तो शुरू करते हैं। अभिक्रिया वेग की इकाई। तो मेरे दोस्तों, अभिक्रिया की जो वेग है उसकी जो यूनिट है वो ये आपके सामने है, मोल प्रति लीटर इनटू सेकंड, यानी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार के वेग की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। मेरे दोस्तों, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लोहे पर जो है जंग लगना एक मंद अभिक्रिया है, धीमी गति से चलने वाली अभिक्रिया है। और आपने कई बार ऐसा पढ़ा होगा कि जब लोहे की क्रिया होती है मेरे दोस्तों वायु से, जलवाष्प से, तो उसका संक्षारण हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्या होगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मेरे दोस्तों वेग स्थिरांक होगा सेकंड इनवर्स। याद रखना मेरे दोस्तों, सेकंड की पावर माइनस में एक, या प्रति सेकंड भी कह सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं। तो मेरे दोस्तों इसको हम कहते हैं अणुकता। आप भी साथ ही साथ आंसर देते रहें। इनमें जितने भी मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं इनमें डायरेक्ट आंसर है, क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जल्द से जल्द आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, और अब आपके सामने कल से ऑब्जेक्टिव टाइप के भी एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि व अणुकता मेरे दोस्तों दो हो तो उसे क्या कहेंगे। जल्दी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। दोस्तों, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इसका आंसर बताएंगे। एक बार आंसर आपको दिखाऊंगा नहीं, जल्दी बताओ देखें। बिल्कुल, कोटि फर्स्ट, अणुकता दो। वेरी गुड वेरी गुड, इसे बोलते हैं सदम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, अब आप यहां पर देखिएगा, आप यहां पर इस ग्राफ या निरूपण को देखकर मुझे यह बता दो कि इसके अंदर x जो है वो क्या है, y क्या है और z क्या है। जल्दी बताओ, अगर ये आपको ठीक से नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए यहाँ x, y और z क्या है, और बच्चों के आंसर आने भी शुरू हो गए हैं। x जो है वो सक्रियण ऊर्जा है, इसके बाद y दहली ऊर्जा है, और z मेरे दोस्तों एंथैल्पी परिवर्तन है। ठीक है, x, y और
जेड आपसे पूछा गया था, तो आप तीनों के बारे में आराम से बता सकते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों, और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है संघटकवाद सिद्धांत किसने दिया था? वैज्ञानिक का आपको क्या याद रखना है? नाम जल्दी बताओ, देखें जल्दी कमेंट बॉक्स में नाम लिखिएगा। उस साइंटिस्ट का क्या नाम है जिसने संघटकवाद सिद्धांत प्रस्तुत किया था? बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं बहुत से बच्चे, मैक्स ट्राउस्ट एंड विलियम लुइस। ठीक है, याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों वो है सांद्रता की इकाई। सांद्रता की इकाई, तो मेरे दोस्तों सांद्रता की जो इकाई है वो होती है ग्राम प्रति लीटर। सांद्रता की इकाई होती है ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो मेरे दोस्तों क्वेश्चन है आपका वो है हेनरी नियम की सीमाएं। लेकिन यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं मेरे दोस्तों, आप सभी जो है मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं और आप उस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आप मुझे यह बताएंगे कि सेलुलोज जो होता है, आपने पढ़ा होगा सेलुलोज के बारे में, ठीक है ना? तो सेलुलोज जो है वो किस प्रकार का पॉलीमर है, आप मुझे बताइएगा। एक क्वेश्चन की आपसे उम्मीद रखता हूं, जल्दी बताएं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे और मैं पूछूंगा, प्राकृतिक रबर, प्राकृतिक रबर का मोनोमर कौन सा है? जल्दी बताओ, देखें प्राकृतिक रबर का मोनोमर कौन सा है? प्राकृतिक रबर का मोनोमर कौन सा है? जल्दी बताओ, देखें। बिल्कुल, बच्चों के आंसर भी आने शुरू हो चुके हैं कि सर सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है और प्राकृतिक रबर जो है उसका मोनोमर आइसोप्रीन है। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मेरे दोस्तों। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, तो ये अब क्वेश्चन है हेनरी के नियम की सीमाएं। तो सबसे पहला तो ताप कम नहीं हो, दूसरा मेरे दोस्तों दाब अधिक नहीं हो, और तीसरा गैस की विलेयता विलायक से कम नहीं हो। ये सारे के सारे घटक किसके लिए फॉलो होंगे मेरे दोस्तों? तो हेनरी के नियम की जो कमियां या सीमाएं जो हैं उनके तहत आएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है मेरे दोस्तों परासरण की प्रक्रिया की खोज। परासरण की प्रक्रिया की खोज किसने की थी? जल्दी बताइएगा। परासरण की प्रक्रिया, ऑस्मोसिस का प्रोसेस जो है वो किसने खोजा था? बिल्कुल बिल्कुल, आंसर आने शुरू हुए हैं और वैज्ञानिक का नाम है एबे नॉलेट। नेक्स्ट है मेरे दोस्तों प्रतिलोम परासरण के प्रयोग। प्रतिलोम परासरण के प्रयोग की हम अगर बात करें मेरे दोस्तों, तो यहां लवणीय जल से शुद्ध जल हम प्राप्त करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है वांट हाफ एंड वियोजन की मात्रा में क्या संबंध है? जल्दी बताइएगा। वांट हाफ एंड वियोजन की मात्रा में संबंध तो आपके सामने है मेरे दोस्तों, देखिएगा। यहां पर होगा अल्फा बराबर I-1/n-1। ठीक है, अगर यह फॉर्मूला आपको कहीं पर भी दिखे तो तुरंत आप सही कर देना मेरे दोस्तों। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपके सामने एक रिएक्शन रखी गई है। इस रिएक्शन के स्टेप को आप जरूर पहचान लें। आपसे जब भी कभी किसी रिएक्शन का रिएक्टेंट दे दिया जाता है और आपसे प्रोडक्ट पूछा जाता है, यानी मेरे दोस्तों आपको जब अभिकारक दिया जाता है और आपसे उसका प्रोडक्ट पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल ठीक ठीक अनुमान लगाना आना चाहिए। तो इसके स्टेप को आप यहाँ पर देख लीजिएगा, और यहाँ उत्प्रेरक के रूप में भी कौन से घटक काम कर रहे हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ा जानकारी रखनी होगी। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मिलान करने का, और अब इसका आंसर आप पहले मुझे बताओगे, फिर मैं आपको आंसर के सामने लेके जाऊंगा। जल्दी करो, देखें। सबसे पहला जो कॉलम है वो है ट्राई आयोडोमेथेन। इसे आप किससे मिलाएंगे? ये क्या है? कीटनाशक है कि पूतिरोधी है कि एरोसेल में प्रोपेलेंट के रूप में है कि एल्केलॉइड के विलय के लिए है? जल्दी बताइएगा। इसके बाद में सेकंड बी के लिए कौन सा होगा, थर्ड के लिए कौन सा होगा, और डाई क्लोरोमेथेन को आप किससे मिलाओगे, ट्राई क्लोरोमेथेन को किससे मिलाओगे? जल्दी कीजिएगा। देखिएगा, देखिए मेरे दोस्तों, यहां पर सबसे पहले
ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका वो सी से मिलाया जाएगा, यानी ट्राई आयोडोमेथेन एक प्रकार का पूतिरोधी है। इसके बाद में ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो डी से मिलाया जाएगा, यानी मेरे दोस्तों पीपी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये आपका एक कीटनाशक है। इसके बाद में मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ट्राइक्लोरोमेथेन, इसका आप जो है मिलान करेंगे ऑप्शन नंबर ए से, यह एल्केलॉइड के लिए विलय का काम करता है। और फिर लास्ट में डाइक्लोरोमेथेन, ठीक है, यह है एरोसोल में प्रोपेलेंट। नेक्स्ट मेरे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरल का सूत्र, जल्दी बताओ देखें क्लोरल का फॉर्मूला क्या है। आंसर आपके सामने है, फॉर्मूले को एक बार देख लेना, याद कर लेना, कभी भूलना नहीं मेरे दोस्तों। CCl3CHO, और यहाँ CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है मेरे दोस्तों, एल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको एक रिएक्शन यहाँ पे दिखाई गई है, और इस रिएक्शन के अंदर मेरे दोस्तों आपको जो है इस प्रोसेस को याद रखना पड़ेगा कि इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं। तो ये किस तरह का प्रोसेस है मेरे दोस्तों, डार्जेन प्रक्रम है, ठीक है। इसके आपको रिएक्टेंट याद रखने पड़ेंगे, इसका क्या प्रोडक्ट है वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है टिंक्चर आयोडीन को लेकर के, तो इसके फॉर्मूले को लेकर के भी आपको हमेशा जानकारी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। टिंक्चर आयोडीन का अपन उपयोग जो है मेरे दोस्तों जब भी कहीं पे कोई घाव वगैरह लग जाता है तो उसके ऊपर इसका अपन यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में मेरे दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है जहां पे आपसे इस कंपाउंड का IUPAC नाम जो है पूछा गया है। तो आप बताइए देखें इसका IUPAC नाम क्या होगा, जल्दी बताओ देखें। यहाँ पे टोटल कार्बन की 2 पोजीशन पर ब्रोमीन है, ब्रोमो है, ठीक है। अब देखिएगा तो और एक पोजीशन है उसके ऊपर मेरे दोस्तों क्लोरो है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे टोटल कार्बन 4 है, तो इसलिए श्रृंखला का जो नाम होगा वो होगा 2,3 डाइब्रोमो 1,4 डाइक्लोरो। इसके बाद में मेरे दोस्तों कार्बन कितने हैं देखो देखें, तो यहाँ पे कार्बन है सर टोटल 4 को क्या कहते हैं ब्यूट, ठीक है। और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए इन यानी ब्यूटीन, और ये भी कितने नंबर पे लगा हुआ है 2 नंबर पे, तो 2 ब्यूटीन, या आप यूं भी कह सकते हैं ब्यूट 2 इन, ठीक है। चल इसके बाद में नेक्स्ट क्रिस्टलीय ठोस के लिए मेरे दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस के लिए शीतलन वक्र किस प्रकार का होता है। तो यहां पर असतत वक्र होता है किसके लिए, क्रिस्टलीय ठोस के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है बर्फ किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है, बर्फ किस प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस है मेरे दोस्तों, तो यह है आणविक ठोस। आपने क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार पढ़े होंगे। इसके बाद में एकक कोष्टिका के पैरामीटर कितने होते हैं मेरे दोस्तों 6। इसके बाद में नेक्स्ट है सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल क्रिस्टल जालक कौन सा है, सबसे ज्यादा सममित क्रिस्टल जालक कौन सा है, और सबसे ज्यादा एसिमेट्रिकल क्रिस्टल जालक कौन सा है। तो असममित और सममित दोनों को लेकर के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो उम्मीद करता हूं आप आंसर दे भी रहे हैं। सबसे ज्यादा सममित तो है मेरे दोस्तों घनीय, और सबसे ज्यादा जो असममित है वो है त्रिनताक्ष। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इंग्लिश में भी साथ में होने चाहिए, बिल्कुल मेरा प्रयास है नेक्स्ट जो पेपर है उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन साथ में शामिल करेंगे। षटकोणीय क्रिस्टल जालक की अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण आपको बताना है मेरे दोस्तों। अब कुछ चीजें ऐसी है जो हिंदी और इंग्लिश में सेम ही रहनी है। अब देखिएगा तो यहाँ पे अक्षीय दूरी तो क्या होगी षटकोणीय क्रिस्टल जालक के लिए, तो मेरे दोस्तों A बराबर तो क्या होगा B, और B बराबर क्या नहीं होगा C। तो A और B तो यहाँ पे क्या रहेंगे बराबर, लेकिन इनके बराबर क्या नहीं होगा C, ठीक है, अक्षीय दूरी की बात करें तो। और अक्षीय कोण की कंडीशन में A बराबर
बी बराबर तो कितना होगा मेरे दोस्तों 90 डिग्री होगा। ठीक है, और याद रखना मेरे दोस्तों नेक्स्ट चीज बराबर क्या होगा, तो मेरे दोस्तों यहां पर जो है आपका 120 होगा। ठीक है ना, तो ये चीजें अपन ने पहले ही पढ़ी थी, इसके बारे में मैंने थोड़ी बहुत जानकारी बताई थी मेरे दोस्तों। अब इसके बाद में तो जब भी आपसे पूछ ले दूरी कि ए बी सी की वैल्यू किस रूप से होगी या कोण की वैल्यू पूछ ले अल्फा बीटा गामा की किस रूप से होगी, तो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इसके बाद में एकक कोष्टिका के घनत्व को ज्ञात करने का व्यंजक आपको याद रखना है। आपके सामने है मेरे दोस्तों ये फॉर्मूला। ठीक है, एकक कोष्टिका के डेंसिटी को जो है ज्ञात करने का व्यंजक है ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शॉर्ट की दोष का एग्जाम्पल, शॉर्ट की दोष के उदाहरण। तो देखो मेरे दोस्तों यहां पर एक तो NaCl, दूसरा KCl और तीसरा है KBr। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम ब्रोमाइड। इसके बाद में AgBr में किस प्रकार का दोष पाया जाता है, और आपके सामने ऑप्शन में लिखा हुआ है शॉर्ट की दोष, फ्रैंकल दोष, केवल शॉर्ट की दोष, केवल फ्रैंकल दोष। तो याद रखना दोनों ही प्रकार के दोष पाए जाते हैं सिल्वर ब्रोमाइड में। ठीक है, और अगर ऑप्शन में आ जाए कि किस में शॉर्ट की दोष पाया जाता है, NaCl लिखा हुआ है, KCl लिखा हुआ है, KBr लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋणायनी रिक्तिका के कारण NaCl का रंग किस प्रकार का दिखाई देता है। तो बताइएगा ऋणायन रिक्तिका के कारण सोडियम क्लोराइड का कलर किस प्रकार का दिखाई देता है मेरे दोस्तों, येलो। याद रखना। या नेक्स्ट क्वेश्चन है मूर्खों का सोना। अब इस क्वेश्चन को आप दोबारा थोड़ा चेक करना, NCERT और RBSE की बुक्स में इसके आंसर अलग अलग हैं, तो इसके लिए सही आंसर कौन सा होना चाहिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ठोसों की चालकता कितनी होती है मेरे दोस्तों। तो देखिएगा ठोसों की जो चालकता है वो होती है 10 की पावर -20 -10 की पावर 7 ओम मीटर इनवर्स। याद रखना मेरे दोस्तों, यहां पर चालक ठोस की चालकता अगर आपसे पूछे तो उसकी रेंज भी आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या मेरे दोस्तों 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 7, और यहां पर क्या था 10 की पावर 20 टू 10 की पावर 7। इसके बाद में यहां पर मेरे दोस्तों अचालक की अगर चालकता पूछे तब भी आपको याद रखनी पड़ेगी 10 की पावर 20 से 10 की पावर -10, तो यहाँ -20 है सॉरी। इसके बाद में नेक्स्ट, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है मेरे दोस्तों, आपके सामने है। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरा प्रयास है, मैंने क्वेश्चन को पूरी तरह से चेक करवाने के बाद ही आपके सामने रखा है, फिर भी अगर किसी एक आध क्वेश्चन में कोई भी मिस्टेक हो आप मुझे जरूर बताना। अब देखिए, तो अर्धचालक की चालकता भी इसी प्रकार से याद रखनी है। ये सभी की चालकता यहाँ पे एक साथ लिखी हुई है, एक बार चालकता का क्वेश्चन भी आया था, तो ये वैल्यू आप याद रखोगे तो आपको जरूर फायदा होगा। ठीक है, अब देखिएगा अर्धचालक के प्रकार को लेकर के भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो एक तो किस प्रकार का शुद्ध अर्धचालक होता है, और दूसरा होता है मेरे दोस्तों डोफित अर्धचालक। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात भी यहां पर कहना चाहूंगा कि अभी आपके पास में दोस्तों समय ठीक इतना है कि जिसमें इंडिविजुअली एक टॉपिक को बड़े पैमाने पर तो नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन आप सुपरफिशियली जो मेन चीजें हैं वो जरूर पढ़ना। जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है वैसे वैसे आपको घबराने की या ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपने पीछे देखा है अभी पैरामेडिकल और फार्मेसी में कट ऑफ काफी डाउन जा रही है, 50 तक कट ऑफ जा रही है मेरे दोस्तों। इसका मतलब यह है कि कोविड की वजह से बच्चों की तैयारी वास्तव में अच्छी नहीं हो पाई। ठीक है, इस बार बहुत कम नंबर आए, पिछली बार इतने कम नंबर नहीं थे बच्चों के। ठीक है ना, तो इसलिए बच्चों के 20 नंबर 30 नंबर 40 तक नंबर आ रहे हैं। 40 के आसपास बड़ी संख्या में स्टूडेंट थे पैरामेडिकल और फार्मेसी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आप इस बात को लेकर डरे नहीं कि मान लो आप एक मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हो और आपके नंबर आ रहे हैं 70 या आपके नंबर आ रहे हैं 60, तो फिर आप इस बात को लेकर के डर रहे होंगे
कि मेरे तो इसमें 60 ही आ रहे हैं तो मेरे एग्जाम में भी 60 आएंगे। वैसे 60 नंबर कम नहीं है, 60 नंबर भी आपका सिलेक्शन करवा देंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इस समय घबराहट तो बिल्कुल भी नहीं रखनी है, ठीक है ना। मेरिट इस बार डाउन जाएगी बीएससी नर्सिंग की, मैं क्लियर कह रहा हूं, ठीक है। और फिजिक्स के अंदर भी न्यूमेरिकल आपको जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको लगता है, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिनके आंसर डायरेक्ट निकाले जा सकते हैं, इस तरह के ज्यादा आप पढ़ना। ज्यादा बड़े न्यूमेरिकल नहीं आएंगे फिजिक्स के अंदर, आप याद रखना। और थोड़ा आप एक काम करें कि बीपीटी के अंदर, फार्मेसी के अंदर और पैरामेडिकल में किस तरह के न्यूमेरिकल फिजिक्स के आए हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कैसे क्वेश्चन आए हैं, उनको थोड़ा आप एनालाइज करें। उससे एक ट्रेंड आपको समझ में आएगा कि जो RUHS के जो प्रोफेसर है वो किस तरह की क्वेश्चन बनाने में जो है ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपमिश्रण या डोपिंग अर्धचालक के प्रकार कितने होते हैं। तो ये 2 प्रकार का होगा, एक होता है मेरे दोस्तों N टाइप, एक होता है P टाइप। अब आपके सामने कल जो मेरे दोस्तों क्वेश्चन की सीरीज आएगी उसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना। 52 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के, ठीक है ना। तो हर एक टॉपिक के मैं 50 के आसपास क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो मुझे लगता है जब एक टॉपिक के 50 प्रश्न अपन कर लेंगे ना, तो उससे बाहर शायद कोई क्वेश्चन फिर आएगा नहीं, ठीक है। तो मैं 50 क्वेश्चन की ही अब टेस्ट सीरीज लाऊंगा हमेशा, चाहे उसमें 1 घंटा लगे चाहे आधा घंटा लगे। हर एक वीडियो में 50 से कम क्वेश्चन का टारगेट नहीं रखेंगे, ताकि कम से कम केमिस्ट्री के 700 800 या 1000 क्वेश्चन अपन कर सकें एग्जाम से पहले, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्न में से अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय वह लघु लोह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं। तो देख लो आप, ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों कई बार आपके बीएससी नर्सिंग में आया हुआ है, अनेकों बार। देखो इस तरह से एग्जाम्पल आ जाते हैं, नाम आ जाते हैं, और फिर आपको इनमें से सेलेक्ट करना है कि जैसे पूछ लिया अनुचुंबकीय कौन सा है, प्रतिचुंबकीय कौन सा है। तो ये सेम क्वेश्चन आपके फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, ठीक है। तो अनुचुंबकीय कौन कौन से हो गए आपको सेलेक्ट करने आने चाहिए, ठीक है ना, कि TiO2 O2 Cu2 प्लस Fe3 प्लस। प्रतिचुंबकीय तो NaCl H2O, ठीक है ना, H2N2। इसके बाद में लघु लोह चुंबकीय, तो इसके अंदर मेरे दोस्तों Fe3O4 Mn3O4। तो ये सेलेक्ट करना आपको है, ठीक है ना। इसके लिए आपको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे तीनों के, ठीक है। स्थायी चुंबक किससे बनाई जाती है। तो वे कौन से पदार्थ है, अनुचुंबकीय की प्रतिचुंबकीय की लोह चुंबकीय, ठीक है। तो याद रखना लोह चुंबकीय पदार्थों से ही अपन जो है स्थायी चुंबक का निर्माण करते हैं। अब बॉक्साइड अयस्क जो है मेरे दोस्तों, जो कि एक एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जा सकता है Al2O3.2H2O, ठीक है। इसके अंदर जलीय क्रिस्टल कितने हैं मेरे दोस्तों, तो 2 हैं। इसके बाद में कोरंडम का संघटक यह पूछा जा सकता है Al2O3। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि Al2O3.2H2O निम्न में से अयस्क है, नाम नीचे लिख दिया सिनेबार, बॉक्साइड, तो फिर आपको याद रखना है, ठीक है ना। और Al2O3 एक तरह से कोरंडम का संगठन, ठीक है। इसके बाद में मेरे दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसे फॉर्मूला आ गया और पूछा कि ये किसका संगठन है, K2O Al2O3 6SiO2.2H2O, तो ये किसका है, अभ्रक का, ठीक है। हेमेटाइट का संगठक, हेमेटाइट Fe2O3। निम्न में से लिमोनाइट, फेल्सपार, केलामाइन, जिंक ब्लेड, रूबी कॉपर को आपको सेलेक्ट करना है और बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न लग रहा है मेरे को, इनमें से आप सेलेक्ट करके बताओ, देखें कि कौन सा लिमोनाइट है, फेल्सपार, केलामाइन, जिंक ब्लेड, रूबी कॉपर। जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा, आपके सामने फॉर्मूले हैं, ठीक है। जल्दी करें और आंसर दें। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, उसका भी आप आंसर देंगे। जल्दी कीजिएगा मेरे दोस्तों।
जल्दी, हाँ अब एक आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपने टेफ्लॉन नाम सुना होगा, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का आप मुझे मोनोमर बताइए, देखें जल्दी बताओ, टेफ्लॉन का मोनोमर बताइएगा। सबसे पहले आंसर कौन देता है? टेफ्लॉन का मोनोमर, जल्दी बताओ देखें। टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये आंसर किसका आ रहा है भाई? टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ये आपका राइट आंसर होगा। और जब टेट्राफ्लोरोएथिलीन का आप बहुलीकरण करवाते हैं तो टेफ्लॉन बनता है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा लिमोनाइट है, कौन सा फेल्सपार है। तो देखो देखें, ये आपके सामने आंसर है मेरे दोस्तों। केलामाइन तो इनमें से कौन सा था? ZnCO3, जिंक कार्बोनेट, जिंक ब्लेड ZnS, ठीक है। इसके बाद में फेल्सपार KAlSi3O8। इसके बाद में मेरे दोस्तों Cu2O, यह है क्यूप्राइट जिसे रूबी कॉपर भी कहते हैं। और लिमोनाइट मेरे दोस्तों 2Fe2O3.3H2O। इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो अब 7 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं, उन्हें कर लेते हैं। तो आज 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो एक आधे घंटे में 50 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। आप अगर खुद से इन प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करते तो शायद इस प्रकार के प्रश्न आपको सेलेक्ट करने में बड़ा लंबा समय लगता। ये मैंने वैसे ही कोई क्वेश्चन की फोटो खींच के नहीं रख दी आपके सामने मेरे दोस्तों, पहले सेलेक्टिव क्वेश्चन बनवाए हैं, टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके अलग किए हैं, फिर आपके सामने रखे हैं। तो ये मेहनत हमारी तरफ से हुई है। आपको तो मेरे दोस्तों पका पकाया भोजन मिल रहा है और आपको वो भोजन करना है, बस इतना आप करते रहिए, ठीक है। और आप अपनी तरफ से तो मेहनत छोड़ना मत, करते रहना। और बाकी ठीक है, जब आप कर्म करोगे ना मेरे दोस्तों तो आपको फल भी बढ़िया मिलेगा, ये श्योर है। आपका, आपके माता पिता का, ठीक है, जो सपना है मेरे दोस्तों वो जरूर पूरा होगा। उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहेगा और जरूर ईश्वर आपको बिल्कुल जो है आपके टारगेट तक पहुंचाने में मदद करेगा, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने वाले के साथ भगवान भी होता है मेरे दोस्तों। तो देखिएगा, कच्चा लोहा, तो कच्चे लोहे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कार्बन की मात्रा कितने परसेंटेज होती है, तो 4%। आघात वर्धीय लोहा किसे कहते हैं? तो कौन सा लोहा मेरे दोस्तों? पिटवा लोहा। इसके बाद Cr3+ का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास आपसे पूछा है, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है 3d3 4s0। ये एग्जाम में आ भी सकता है मेरे दोस्तों क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्रोमियम आयन के बारे में। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग किस प्रकार का होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो मेरे दोस्तों पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर जो है वो होगा नारंगी लाल, ठीक है। अब इसके बाद में प्रबल ऑक्सीकारक, अम्लीय, क्षारीय और उदासीन तीनों कंडीशन में अपन किसका उपयोग करते हैं? KMnO4 का। इसके बाद में मेरे दोस्तों लेंथेनॉइड की सामान्य जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या रहती है? तो रहती है मेरे दोस्तों +3। अब इसके बाद में V2+ का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? तो यहाँ पे मेरे दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, एक तो यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉनीय विन्यास को लेकर के जानकारी याद रखनी पड़ेगी, 3d3 4s0। इसके बाद में मेरे दोस्तों यहाँ पे आपके सामने लेंथेनॉइड की मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? तो ये ऑप्शन देखिएगा, आप आंसर देखिएगा, क्या कहते हैं उसको मेरे दोस्तों? मिश्र धातु। इसके बाद में तो ये आपके 50 क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन और भी बहुत हैं लेकिन फिलहाल मैंने आपके सामने 50 क्वेश्चन ही रखे हैं, ठीक है। और ये नए जो क्वेश्चन है ये भी मैं आपके सामने रखता रहूंगा, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ठीक है। आपको मैंने सिर्फ 3 पेज दिखाए हैं, इस तरह के और 12 पेज हमारा इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, जिनका वीडियो मैं बहुत जल्द आपके सामने लाऊंगा। तो मेरे दोस्तों सपोर्ट आप जरूर करते रहिए, प्रश्नों में कहीं कोई कमी रही है, कोई त्रुटि रही है, आप जरूर हमें बताते रहें, ठीक है, हम सुधार करेंगे, ठीक है। बट आपसे एक निवेदन जाते जाते जरूर करूंगा कि आप मेरे दोस्तों अपने समय का सदुपयोग करना है, ठीक है। 1 मिनट भी फ्री नहीं बैठना है, कोई भी अनावश्यक और अनर्गल बातों पे ध्यान नहीं दे करके अपनी बुक्स को सामने रखते हुए पढ़ाई कीजिएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ कीजिएगा।
आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।